अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम। चैप्टर का नाम सुनते ही स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, जैसा कि मेरे स्वयं के मन में उठा था, कि क्या अमेरिका भी कभी गुलाम रहा था। तो इसका उत्तर है हाँ, अमेरिका भी गुलाम था अंग्रेज़ों का। जबकि अमेरिकी आबादी में उस समय लगभग 90% अंग्रेज ही थे। तो स्वयं अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों को गुलाम बनाया था या गुलामी में वो थे। तो अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि अमेरिका नई दुनिया के नाम से विख्यात है। 15वीं शताब्दी में अमेरिका विश्व के मानचित्र में नहीं था। यद्यपि अमेरिका था, वहाँ लोग भी थे, वहाँ के आदिवासी थे जो रेड इंडियंस के नाम से जाने गए, किंतु उल्लेख इसका न तो विश्व इतिहास में कहीं मिलता है और न ही विश्व के मानचित्र में, भूगोल में इसका कोई मानचित्र प्राप्त होता है, क्योंकि इसके विषय में ज्ञात नहीं था। इसीलिए नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। कुस्तुनतुनिया पर जब मुसलमानों ने आधिपत्य किया 1453 में, कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल एक ही शहर के नाम हैं। ये तुर्की का एक शहर है, प्रसिद्ध शहर, जो कि इसलिए विख्यात था कि एशिया के साथ व्यापार करने के लिए द्वार के रूप में यह नगर था। 1453 ये सन की हम बात कर रहे हैं। उस समय ईसाइयों का यहाँ पर आधिपत्य था। इसी समय 1453 में मुसलमानों ने आक्रमण किया और ईसाइयों को वहाँ से मार भगाया। जो यूरोपीयन थे उनको, बड़ी संख्या में लोग कुस्तुनतुनिया से भागे। जो ज्ञानवान थे, व्यापारी थे, ज़्यादातर उद्योगपति थे, मुख्य रूप से व्यापारी थे, क्योंकि लगातार उन्होंने यूरोप छोड़कर श्रम किया था, इसलिए उनकी जानकारी काफ़ी थी, ज्ञानवान थे। जैसा मैंने कहा, वे वापस लौटे अपने घर की ओर, यूरोप की ओर, और यूरोप में पुनः जागरण के प्रमुख कारणों में इसको स्वीकार किया जाता है। अब ये स्पष्ट हो गया होगा आपको कि ये थल मार्ग व्यापार करने के लिए, एशिया की तरफ व्यापार करने के लिए थल मार्ग था, जिसका ये द्वार था। अगर ये द्वार मुसलमानों ने बंद कर दिया या किसी ने भी बंद किया होता, तो यूरोप का व्यापार एशिया की ओर नहीं हो सकता था। इस पृष्ठभूमि में कि ईसाइयों और मुसलमानों का संघर्ष चल रहा था और वो परस्पर एक दूसरे के शत्रु थे। तो मुसलमानों ने एशिया की तरफ व्यापार का मार्ग यूरोप के लिए बंद कर दिया। यूरोपियन ये जान चुके थे कि व्यापार से अत्यधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। कुस्तुनतुनिया से जब ये मार भगाए गए उस क्षेत्र से, यूरोपीय या यूरोपीय ईसाई कहें, वे अपने देशों में वापस लौटे, लोगों को जागृत किया, विशेषकर उनको यह बताया कि व्यापार से हमको इतना लाभ होता है। पूरे यूरोप में जागृति आई, और इस कारण से कि स्थल मार्ग बंद हो गया, तो इसके दो मार्ग थे। या तो इन मुसलमानों के साथ युद्ध किया जाए, जो वो पहले से ही कर रहे थे, क्रूसेड्स चल रहे थे, युद्ध भी किया, लेकिन सफलता न मिलता देखकर उन्होंने दूसरा मार्ग, दूसरा विकल्प भी खोजा, और वो ये था कि जल मार्ग से किस तरह से एशिया के साथ जुड़ा जाए, ताकि व्यापार एशिया से और लाभ वो प्राप्त कर सकें। तो नाविक गतिविधियाँ बहुत तीव्रता के साथ प्रोत्साहित हुई, ये कुस्तुनतुनिया की घटना के कारण, इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में कोलंबस निकला था भारत जाने के लिए, एशिया के लिए जलमार्ग खोजने के लिए, लेकिन वो पहुंच गया कहाँ? अमेरिकी द्वीप में पहुंच गया। यहाँ पहुंच के उसने सोचा कि उसने भारत तक जाने का मार्ग खोज लिया। मृत्यु तक उसको यह ज्ञात नहीं था कि वो भारत तक नहीं पहुंचा था। अमेरिगो वेस्पुसी ने 1503 में जब निरीक्षण किया और ये सिद्ध किया कि कोलंबस ने नई दुनिया खोजी थी, तो 1492 में भारत के लिए कोलंबस निकला, जलमार्ग से वेस्ट इंडीज पहुंचा। लगा कि भारत है, यहाँ के लोगों को इसीलिए उसने इंडियन, रेड इंडियन कहा। लाल दिखे लोग तो उनको कहा रेड इंडियंस, इसलिए यहाँ के आदिवासी रेड इंडियंस कहलाते हैं। ये इंडियन नाम भारत पहुँचने के भ्रम में कोलंबस ने दिया था। इटालियन था अमेरिगो वेस्पुसी। दक्षिण अमेरिका जब यह पहुँचा, और मैंने जैसा कि कहा 1503 में,
इसने अपने ग्रंथ से और अपनी जानकारी से लोगों को यह सिद्ध किया कि कोलंबस ने नई दुनिया खोजी थी। इस समय तक कोलंबस मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, उसे ज्ञात ही नहीं हुआ कि उसने नई दुनिया खोजी थी। इसके पश्चात पहले तो स्पेन के उपनिवेश यहाँ पर स्थापित हुए। उपनिवेशों के लाभ से जब लोग परिचित हुए, देखा गया कि बहुत बड़ी दुनिया है, नई दुनिया है अमेरिका को। और इसके बाद स्पेन ने पहले यहाँ पर उपनिवेश स्थापित किए, फिर पुर्तगाल, फ्रांस और हॉलैंड ने। इन सबको देखते हुए इंग्लैंड ने भी कई अभियान किए, फ्रांसिस ड्रेक ने और अन्य लोगों ने, और उनके प्रयास अंततः परिणाम में परिणत होते हैं। चार्ल्स प्रथम के काल में अमेरिका में ज़्यादातर अंग्रेज बसने लगे। न्यू इंग्लैंड एक प्रांत यहाँ पर बसा और क्रमशः 13 प्रांतों में ये बसे। ये 13 प्रांत 13 उपनिवेश कहलाते हैं, क्योंकि एक छत्र तो पहले राज्य यहाँ पर था नहीं। क्रमशः एक एक उपनिवेश स्थापित किए गए। इनमें 13 उपनिवेश थे, जिनमें मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड द्वीप, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, कनेक्टिकट, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तर कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना और जॉर्जिया, ये 13 उपनिवेश थे। इसमें अधिकांश आबादी, लगभग 90% आबादी अंग्रेज़ों की थी और 10% अन्य, जिनका मैंने उल्लेख किया, स्पेन के लोग, फ्रेंच लोग, डच लोग इसमें थे। अब 13 उपनिवेश पृथक पृथक, या राज्य कह सकते हैं, आगे चलकर इनको राज्य कहा गया, 13 उपनिवेश स्थापित हुए। अमेरिका में असंतोष धीरे धीरे पनपने लगा। तो अमेरिका में असंतोष, क्योंकि यहाँ पर जो शासन था वो गवर्नर पद्धति थी, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा गवर्नर यहाँ भेजे जाते थे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के ये हेड होते थे, प्रमुख होते थे, पूरी भूमिका इनकी थी। यद्यपि उपनिवेश अपने प्रतिनिधि इंग्लैंड भी भेजते थे ताकि उनके हितों का साधन ठीक से हो सके, किंतु आर्थिक नियंत्रण बहुत कठोर था इंग्लैंड का उस समय के 13 उपनिवेशों पर, या वर्तमान में अमेरिका पर। इस तरह यहाँ के शासन की स्थिति थी जो बहुत अच्छी नहीं थी। एक प्रसिद्ध कहावत उस समय के इतिहास में हमको देखने को मिलती है कि अमेरिकनों के लिए इंग्लैंड एक क्रूर माँ थी और बहुतों के लिए तो वह कभी माँ भी नहीं थी। यानी इंग्लैंड के लोग जो आकर बसे थे यहाँ, उनके लिए इंग्लैंड माँ, मदरलैंड हम लोग कहते हैं, हालांकि इंग्लैंड के लोग फादरलैंड कहते हैं, हम मदरलैंड कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है, अमेरिकन्स के लिए इंग्लैंड एक क्रूर माँ थी और बहुतों के लिए तो वह माँ भी नहीं थी, जो विदेशी थे उनके लिए माँ नहीं थी। क्रांति युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही संपन्न हो चुकी थी। क्रांति जनता के हृदय में थी। जनता के सिद्धांतों, अभिमतों, भावनाओं तथा लगावों में तीव्र परिवर्तन ही वास्तविक अमेरिकन क्रांति थी। ये जॉन एडम्स ने कहा था, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे थे। तो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं, या स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है, या अमेरिकी क्रांति भी कहा जाता है। तो ये पृष्ठभूमि थी, किस प्रकार से अमेरिका की खोज की गई, किन कारणों से खोज की गई, किस तरह खोज लिया गया। खोजने के लिए जा तो नहीं रहे थे, संयोग से अमेरिका खोज लिया गया, और किस प्रकार अंग्रेज़ों का आधिपत्य वहाँ पर कायम हुआ और किस प्रकार का उनका शासन था, जो शोषणपूर्ण था, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा शोषणपूर्ण था। इन परिस्थितियों में यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। कारण क्या थे? पहला कारण था अमेरिका वासियों का या अमेरिकन्स का इंग्लैंड के प्रति दृष्टिकोण। सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमारी आँख में चश्मा कैसा चढ़ा है, उससे पूरी दुनिया दिखती है। इसको अगर आप गौर से समझेंगे तो सीधी सीधी बात समझ में आ जाती है कि अमेरिकन लोगों का दृष्टिकोण इंग्लैंड के प्रति कतई अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? अंग्रेज ही थे वो, फिर क्यों अच्छा दृष्टिकोण नहीं था? क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इंग्लैंड से जो अपराधी थे, जो वहाँ से निर्वासित किए गए थे, वो यहाँ पर आकर बसे। वो लोग जो यहाँ आकर बसे, स्वाभाविक है अपने देश के प्रति प्रेम उनका नहीं रहेगा, क्योंकि वो देश से निकाले गए थे।
धर्म प्रताड़ित लोग जो निकाले गए वहाँ से, जिसमें कैथोलिक और प्यूरिटन लोगों की संख्या बहुत थी। टेस्ट अधिनियम के कारण कैथोलिक प्रताड़ित होकर वहाँ से निकाले गए, इंग्लैंड से भागे। उनका भी देश के प्रति कोई प्रेम नहीं रहेगा, देश छोड़ना पड़ा। और प्यूरिटन लोग थे जिन पर अत्याचार हुआ, इस कारण से वो यहाँ कर बसे। तो एक तो अपराधी, दूसरे धर्म प्रताड़ित जिनमें कैथोलिक और प्यूरिटन, निर्वासित जिनको किया गया, दंड दिया गया देश निर्वासन का, वो भी बड़े दुखी होकर अपने देश से निकले थे। और जो बचे वो विदेशी थे, डच, फ्रेंच या स्पेनिश या अन्य देश के लोग। और एक बचे अगर कहें तो वहाँ के आदिवासी, जिनको इंग्लैंड से कोई प्रेम नहीं हो सकता था। आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि जितने भी लोग थे वहाँ के निवासी या आकर जो बसे थे, 99% कह सकते हैं या पूरा पूरा कह सकते हैं, किसी को भी इंग्लैंड के प्रति कोई प्रेम, कोई लगाव नहीं था। यद्यपि ज़्यादातर लोग अंग्रेज थे, लेकिन अपने देश को छोड़ने के पीछे उनके कारणों ने उनको प्रेरित किया यह दृष्टिकोण बनाने के लिए। तो अमेरिका वासियों का इंग्लैंड के प्रति दृष्टिकोण कतई उचित नहीं था, अच्छा नहीं था। उचित तो नहीं कहना चाहिए, दृष्टिकोण तो खैर उनके दृष्टिकोण से उचित ही था, क्योंकि उनको प्रताड़ित करके वहाँ से निकाला गया था, इसलिए उस देश के प्रति उनका प्रेम नहीं था। दूसरा कारण था अंग्रेज़ों का अमेरिकन्स लोगों के प्रति दृष्टिकोण। अब इनका क्या सोचना था इंग्लैंड के लोगों का? ये उपनिवेश है अमेरिका हमारा, हमारे लाभ के लिए है। हम यहाँ पर जो भी निवेश कर रहे हैं वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, हमारे लाभ के लिए, ये उनका दृष्टिकोण था। इतने लंबे समय तक हमने संघर्ष किया, उसके बाद जाकर हमने वहाँ उपनिवेश स्थापित किया है, कितना निवेश किया है, कितने हमारे सैनिक मारे गए हैं, इतने दूर जाकर हमने इतना श्रम किया है, इसलिए हमको उनसे लाभ चाहिए। अमेरिका का भी, इंग्लैंड का भी अमेरिका के प्रति कोई ऐसा प्रेम भाव नहीं था। वो केवल लाभ के दृष्टिकोण से, जैसा अन्य उपनिवेशों के साथ वो करते थे, वैसा ही उनका दृष्टिकोण रहा था। अब वो लाभ प्राप्त करेंगे, हमने निवेश कर दिया, श्रम कर लिया, धन लगा दिया, अब लाभ प्राप्त करेंगे, ये दृष्टिकोण था। इस कारण स्पष्ट होगा आपको कि दोनों का, इंग्लैंड का अमेरिका के प्रति और अमेरिका का इंग्लैंड के प्रति जो दृष्टिकोण था, परस्पर विरोधी या शत्रुता का रहा था। तीसरा कारण था अमेरिका की असंतोषजनक शासन व्यवस्था। जैसा कि मैंने संक्षिप्त में चर्चा की थी, गवर्नर पद्धति थी। ब्रिटिश संसद से कानून बनाए जाते थे। 13 जो उपनिवेश थे, सभी उपनिवेशों में पृथक पृथक गवर्नर नियुक्त किए गए। वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों का कार्य देखते थे। समिति उनके साथ होती थी, लेकिन मुख्य काम, जिम्मेदारी इन्हीं की थी। ये कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा अमेरिका के लिए बनाया जाता था। वेतन अमेरिका से मिलता था इनको। जब कर्मचारी वहाँ से नियुक्त हो, अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर हों, तो वेतन भी इंग्लैंड से दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों का कहना था कि क्योंकि अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनको वेतन वहाँ से दिया जाए। लेकिन इसी सिद्धांत का पालन करके किसी अमेरिकी व्यक्ति को ही गवर्नर क्यों नहीं बनाया गया? यही जनता की प्रमुख मांग थी कि जब तक हमको शासन का अधिकार नहीं दिया जाएगा, वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा, मत देने का अधिकार हमको नहीं मिलेगा, शासन में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक हम कर नहीं देंगे या शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। ये इनकी प्रमुख मांग थी। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति अगला कारण था। ये सप्तवर्षीय युद्ध मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड और उनके कुछ मित्र राष्ट्र थे, वो भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। मुख्य युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच था। जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज लगातार अमेरिकन जनता को इस बात का भय दिखाया करते थे कि अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं, यदि आप इतना कर नहीं देते हैं, हमारा कानून नहीं मानते हैं, तो हम आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे और फ्रेंच आक्रमण अमेरिका पे हो जाएगा और इससे आपको अत्यधिक क्षति होगी। एक तरह से फ्रेंच आक्रमण का, फ्रांसीसी आक्रमण का भय 7 वर्षों तक वो लगातार दिखाते रहे। उससे कुछ समय बाद भी वो दिखाते रहे। 1754 से 62-63 तक ये सप्तवर्षीय युद्ध चला था। फ्रांस का डर इस बीच दिखाकर मनमानी वसूली, उगाही वो करते रहे, कर लगाते रहे, मनमाने नियम वो बनाते रहे और अमेरिकन चुपचाप स्वीकार करते रहे, इस भय से कि कहीं फ्रेंच ना आ जाएं। फ्रेंच लोगों का भय दिखाकर
वो मनमानी करते रहे। किंतु युद्ध तो 7 वर्ष के बाद समाप्त हो गया, तो अब डर भी समाप्त हुआ। अब अमेरिकी जनता ने आवाज़ उठानी शुरू की। अगला कारण था इंग्लैंड के व्यापारिक प्रतिबंध। इंग्लैंड ने अमेरिकन लोगों पर बहुत सारे व्यापार के प्रतिबंध लगाए थे। क्या था उसमें कि वो व्यापार अमेरिकन लोग केवल इंग्लैंड से कर सकते थे। जिन वस्तुओं का उत्पादन इंग्लैंड में होता है, उदाहरण के लिए आप समझ लें कि सुई का उत्पादन इंग्लैंड में होता है, तो अमेरिकन लोग सुई का उत्पादन नहीं कर सकते थे। निर्यात कर 2.5% जो कर था उसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया। ये कुछ मुख्य बातें थीं। आगे और भी प्रतिबंध इसमें बढ़ते गए। तो इंग्लैंड के व्यापारिक प्रतिबंध जो समयानुसार लगातार बढ़ाए गए, हम उस पर चर्चा आगे भी करेंगे। तो इंग्लैंड ने जो व्यापारिक प्रतिबंध इन पर लगा दिया था, अपनी देश की जनता उनको एक तरह से वो नहीं मान रहे थे, केवल अपने लाभ के लिए मान रहे थे। इस कारण विवाद की स्थिति आई। धार्मिक कारण था, जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया था, प्यूरिटन और कैथोलिक लोग बड़ी संख्या में इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में आकर बसे थे। कैथोलिक्स के बारे में पता है कि टेस्ट एक्ट था, और प्यूरिटन और एंग्लिकन लोगों में परस्पर विरोध था। तो प्यूरिटन बड़ी संख्या में, कैथोलिक बड़ी संख्या में यहाँ आकर रहे थे। मुख्य रूप से यही लोग थे। आपको यह ज्ञात होगा कि टाइथ नाम का एक कर धार्मिक कर के रूप में यूरोप में वसूल किया जाता था, लिया जाता था। आय का 1/10वां हिस्सा ये चर्च का कर था, टाइथ कहलाता था मुख्य रूप से। बाकी जगह अन्य नामों से भी जाना गया, यहाँ भी वो कर लिया जाता था। ध्यान देंगे तो आपको स्पष्ट होगा कर किन से लिया जाता था। प्यूरिटन और कैथोलिक, यद्यपि ये ईसाई थे किंतु मत विभिन्नता थी। प्यूरिटन और कैथोलिक लोग अमेरिका में कर देते थे, वह पैसा जाता था इंग्लैंड और एंग्लिकन चर्च पर खर्च होता था, जो कि इनके विरोधी विचारधारा के थे। अमेरिकन लोगों का यह कहना था कि प्यूरिटन और कैथोलिक यदि कर दे रहे हैं तो उसका व्यय भी उन्हीं के देश में, अमेरिका में ही हो। अमेरिका में नहीं होता है, इंग्लैंड में भी हो तो उन्हीं चर्चों के लिए हो जो प्यूरिटन हों और कैथोलिक हों। मांग गलत नहीं थी, लेकिन ये व्यय किस पर होता था? एंग्लिकन चर्च के ऊपर होता था। जैसे कि हमारे भारत में भी वर्तमान में हम देखते हैं जो हिंदू मंदिर हैं, सनातन मंदिर हैं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, अभी भी मंदिरों को प्राप्त होने वाला धन अन्य धर्मों पर, या तो मुस्लिमों पर या ईसाइयों पर व्यय होता है, और इसका विरोध हमारे देश में भी हो रहा है। जागरूकता के साथ अब विरोध हो रहा है। ऐसी ही स्थिति उस समय अमेरिका में भी थी कि प्यूरिटन और कैथोलिक कर दे रहे थे टाइथ नाम का, और कर वसूली कर इंग्लैंड के चर्च पर, एंग्लिकन चर्च पर व्यय हो रहा था। इसका इन्होंने विरोध किया और ये विवाद का कारण बना। 7वां कारण था ग्रेनविल की नीतियाँ। 1763 में ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ग्रेनविल। इन्होंने तस्करी को रोकने के लिए एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना यहाँ पर की, और एडमिरल्टी कोर्ट के साथ सीरा कानून इनके द्वारा बनाया गया। फ्रांसीसी सीरा जो यहाँ पर आ रहा था अमेरिका में, उसको रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए, और इंग्लिश सीरा को सस्ता कर दिया गया ताकि इंग्लिश या अंग्रेज़ों का सीरा यहाँ पर बिक सके। कोई गलत बात नहीं थी। रेड इंडियंस के लिए इसने ज़मीन भी सुरक्षित कर दी। आदिवासी जो थे उनके लिए कहा गया कि जंगलों में हैं, उनके लिए स्थान सुरक्षित हो। देखा जाए तो कोई गलत बात इसमें कोई भी नहीं थी, लेकिन ये अमेरिका के खिलाफ थी। ये अमेरिकन लोगों ने माना, क्योंकि तस्करी में लोग बड़ी संख्या में लगे थे, उन्होंने विरोध किया। जैसा कि हमारे यहाँ भी कृषक कानून के बारे में अनावश्यक विरोध किया जा रहा है, बिल्कुल उचित हैं वो कानून, लेकिन जो बीच के दलाल हैं उनको राशि नहीं मिल रही है। इस कारण से वो लगातार फंडिंग कर रहे हैं, और देखिए कितने साल भर से ज़्यादा हो चुका आंदोलन चल रहा है। इसी तरह से तस्कर रोकने वाले जो लोग थे, जो नियम बनाया गया, उससे तस्करी करने वाले बड़ी संख्या में लोग थे, वो विरोध कर रहे थे। इस तरह से ग्रेनविल ने जो नीतियां अपनाई, अमेरिकन जनता ने उसका विरोध किया। अगला, रेड इंडियंस हेतु भूमि आरक्षित, इसकी भी चर्चा मैंने अभी की। बाद में कानून बना दिया गया, स्पष्ट नियम बना दिए गए कि जो यहाँ के आदिवासी हैं अमेरिकन, उनके इस सीमा से आगे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय बसना जारी था। अभी भी बड़ी संख्या में अभी भी अंग्रेज़ और अन्य देश के लोग भी आ रहे थे, और जंगल काट कर
हमारे देश में भी ऐसा हो रहा था। अब आरक्षित कर दिया गया है, पहले आरक्षित नहीं था तो आरक्षित कर दिया गया। जैसे जंगली क्षेत्र हमारे यहाँ आरक्षित है, हमारे आसपास बारने अपारा का अभयारण्य है, क्षेत्र निर्धारित है, उसमें कोई कब्जा वन भूमि पर नहीं कर सकता। वैसे ही वहाँ पर कानून बनाया गया कि ये आदिवासियों के लिए क्षेत्र आरक्षित है, जंगल हैं, वहाँ उनको उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाए, अन्यथा उनके साथ संघर्ष शुरू हो जाएगा। इस बात को जनता ने विरोध किया, क्योंकि पहले जब जंगल काटा गया तो अब क्यों नहीं काटने दिया जाएगा, ये इनकी मांग थी और इन्होंने जंगल काटना जारी रखा और संघर्ष हुआ। नवा कारण था स्टाम्प अधिनियम। स्टैम्प अधिनियम जो था वो 1765 में इसने अधिनियम का रूप लिया था। आधा पेनी से लेकर 6 पाउंड तक के जितने भी समाचार पत्र थे, विवाह पत्र थे, कानूनी कागजात थे, बिल थे, जहाज के बिल, जितने भी लेन देन होते थे उन सब के बिल, इन पर कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। स्टाम्प पेपर आप लोग जानते होंगे, अभी भी टिकट लगना या स्टाम्प लगना, कोई भी जैसे ज़मीन का की रजिस्ट्री आप कराते हैं तो स्टाम्प पेपर लगता है, इकरारनामा करते हैं तो स्टाम्प पेपर लगता है, वैसे ही वहाँ पर कानून बना था। यहाँ की जनता ने कहा कर तब तक नहीं दिया जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक हमको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। कर तो आप नियम से ले रहे हैं, लेकिन नियम से प्रतिनिधित्व आप नहीं दे रहे हैं। ये मांग तो वास्तव में उनकी जायज़ थी। इसके बाद 10वां कारण था टाउन शेड अधिनियम। ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, वित्त मंत्री कह सकते हैं, इन्होंने नए कर लगाए। 1767 में एक अधिनियम बनाया गया, 3 चीज़ों पर, चाय, शीशा और कागज़ पर नए आयात कर लगाए। मैसाचुसेट्स के द्वारा इसका विरोध किया गया। उपनिवेश था, राज्य था, इसने बहिष्कार किया। 12 उपनिवेशों ने उसका साथ दिया, विरोध आंदोलन शुरू हो गया। 1770 तक ये तीव्र आंदोलन के रूप में चलने लगा। सरकार ने मजबूर होकर शीशा और कागज़ पर आयात कर कम कर दिया, चाय पर नहीं किया, किंतु विवाद शांत नहीं हुआ। नियत को लेकर अंग्रेज़ों के इन लोगों का ज़्यादा विरोध था। 11वां कारण था बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी क्या, सुनने से ऐसा लगता है कि कोई पार्टी थी। अक्सर मैं मजाक भी किया करता था बच्चों को जब पढ़ाया करते थे कि गर्म जलधाराएं वहाँ पर बहती थीं अमेरिका के पास, और चाय की पेटियाँ वहाँ डाल दी गई और उससे गर्म जलधारा में चलने के कारण चाय बन गया, लोग उसके चाय की चुस्कियाँ लेने लगे, इसलिए उसको बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। और अक्सर बच्चे उसको लिख भी लिया करते थे। वास्तव में ऐसा था नहीं। बोस्टन टी पार्टी प्रतीकात्मक रूप से कहा जाता है। 16 दिसंबर 1773 को अंग्रेजी जहाज तट पर लगे थे और उसमें चाय लदा हुआ था। 343 पेटियों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया और इसी को बोस्टन टी पार्टी नाम दिया गया था। तो प्रतीकात्मक है। बोस्टन टी पार्टी कोई टी पार्टी नहीं हुई थी। 340 पेटियों को, अंग्रेजी चाय को, समुद्र में फेंक दिया गया था विरोध के कारण, क्योंकि चाय पर अभी भी आयात कर बढ़ा हुआ था, उसका विरोध किया गया। अगला था बोस्टन नरसंहार। 5/3/1770 अंग्रेज सैनिक वहाँ पर थे। स्थानीय लोगों ने उनका अपमान किया, जिस प्रकार हम देखते हैं हमारे यहाँ कश्मीर में होता रहा था। अब जाकर उसमें कुछ नियंत्रण हुआ है। हमारे सैनिक, हमारे देश के सैनिक हैं, कितना ज़्यादा सहन करते हैं। कश्मीर में आप देखें, गालियाँ सहन करते हैं, वो बाल खींचते हैं, मार भी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन बड़ी शांति से चुपचाप ये अपना काम करते हैं। अब जाकर बहुत कुछ सुधार इसमें हुआ है। सैनिक नाराज हुए, उन्होंने गोली चला दी, 5 लोग मारे गए, लेकिन अफवाह फैला दी गई कि बोस्टन नरसंहार। 5 लोगों को नरसंहार तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इस तरह प्रचारित हुआ पूरे यूरोप में, अमेरिका में, और इससे बहुत असंतोष फैला। अगला था चाय अधिनियम। जैसा कि हमने चर्चा की थी, चाय पर कर कम नहीं किया गया था। 1773 में लॉर्ड नॉर्थ जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सुझाव दिया कि कर कम कर दिया जाए चाय पर, और चाय पर कर कम कर दिया गया। डच चाय से प्रतियोगिता थी, जनता फिर नाराज हो गई। अब देखिए, पहले जनता मांग कर रही थी कि चाय पर कम कर दिया जाए, कर कम किया जाए। अब जब कम किया गया तो भी नाराजगी। इसलिए नाराजगी क्योंकि अब हमारे बाज़ार पर ये नियंत्रण करना चाहते हैं। कम रेट होगा तो लोग इसको खरीदेंगे, डच चाय नहीं खरीदेंगे। तस्करों को बड़ी तकलीफ थी। और ये देखिए, सब बातें इसलिए हो रही थी
पहला कारण जो हमने आपसे बात की वो सबसे प्रमुख था। दृष्टिकोण परस्पर एक दूसरे के प्रति अगर उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, गलत दृष्टिकोण, शत्रुता का दृष्टिकोण है, तो शत्रु की बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती। वो अच्छा करे तो भी बुरा, और बुरा करें तो बुरा है ही। वही स्थिति यहाँ पर थी। चाय अधिनियम जब बनाया गया, पहले रेट बढ़ाया गया था इसलिए नाराज़गी थी, अब रेट घटा दिया गया इसलिए नाराज़गी थी, और ये कहा गया कि हमारे बाज़ार पर कब्जा करना चाहते हैं। ये दृष्टिकोण के कारण ज़्यादा था। अगला था कठोर कानून बनाए गए। बोस्टन बंदरगाह बंद कर दिया गया। सारे मुकदमे इंग्लैंड में चलेंगे। अंग्रेज़ अधिकारियों पर जो भी मुकदमा चलेगा वो अंग्रेज़ न्यायाधीश ही करेगा, या तो इंग्लैंड में होगा, अमेरिका में भी होगा तो अंग्रेज़ न्यायाधीश होंगे। अधिकार पत्र से राज्यों के उदार प्रावधान हटाए गए। राज्यों में कहीं भी सेना रखे जा सकने का नियम लागू किया गया। क्यूबेक अधिनियम पारित हुआ जिसमें कनाडा की सीमा को बढ़ा दिया गया। कनाडा के राष्ट्रीय चर्च के रूप में कैथोलिक चर्च को मान्यता दे दी गई। इस तरह से कई कठोर कानून अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए। जनता ने इसका विरोध किया। अगला था दार्शनिकों और विचारकों का प्रभाव। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका के जो विचारक थे, समाचार पत्र थे जैसे, उसमें भी, और विद्वानों के कारण भी, स्मिथ, एडम स्मिथ, मैकियावेली, वोल्टेयर, रूसो, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक के किताब से बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ा था। न्यू ट्रीटीज़ ऑफ सिविल गवर्नमेंट नाम की किताब इन्होंने लिखी थी। तो दार्शनिकों और विचारकों से भी आज़ादी की प्रेरणा अमेरिकन लोगों ने प्राप्त की। शिक्षा, साहित्य एवं समाचार पत्र भी महत्वपूर्ण थे। उदारवादी सोच, यूरोपीय विद्वानों से प्रभावित हुए लोग शिक्षित थे। पुनः जागरण हो चुका था। दार्शनिकों और विचारकों की चर्चा हमने की ही, उनकी किताबों का अध्ययन किया गया। समाचार पत्रों से भी इस तरह की बातें और लेख लिखी गईं, जिसके कारण अमेरिकन लोग स्वाधीनता के लिए प्रेरित हुए और आंदोलन आगे बढ़ा। मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आप देखेंगे विश्व की जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, अधिकांश क्रांतियों में, लगभग सभी क्रांतियों में मध्यम वर्ग की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। उसका कारण है, मध्यम वर्ग में आते कौन थे? व्यापारी, उद्योगपति, छोटे उद्योग जो स्थापित हुए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वकील, जो बुद्धिजीवी थे, विचारवान थे। कारण इसका यह होता है कि उच्च वर्ग है किसी भी देश में, वो शांत रहता है, क्योंकि उसको तो उच्च परिस्थिति मिली हुई है, समाज में सम्मान है, पैसा भी है, उसको कुछ चाहिए नहीं। निम्न वर्ग है, वो इतना गरीब होता है कि अपने भोजन और अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए व्यस्त हो जाता है। बचता है एक मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो होता है शिक्षित होता है, बुद्धिजीवी होता है, उसके पास धन भी होता है, लेकिन सम्मान उसको नहीं मिलता। सम्मान की खोज में वो ज़्यादातर विद्रोही होता है या क्रांति का नेतृत्व करता है। निम्न वर्ग को वह यह बताता है कि आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है, और उनका साथ लेकर वह आंदोलन करता है। तो क्रांतियाँ जितनी भी देखते हैं, बड़े आंदोलन देखते हैं, मध्य वर्ग की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होती है। अमेरिका में भी यही हुआ। उद्घोषणा अधिनियम रोकिंघम के द्वारा किया गया 1766 में। ये बाध्यकारी कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश संसद को है। कोई भी कानून अमेरिका के विषय में, उपनिवेशों के बारे में बना सकता है, जिसको कि उपनिवेश को मानना ही होगा। बाध्यकारी कानून वो मानना ही होगा। अमुक बंदरगाह को बंद किया जाए, मूल अधिकार आपके स्थगित किए जाते हैं, राज्य के साथ जो समझौता था उसके प्रावधान हटा दिए गए, जो सारे मूल अधिकारों की तरह थे। इस तरह के कानून फिर बनाए गए। तो ये उद्घोषणा अधिनियम रोकिंघम के द्वारा किया गया था। इसका बहुत विरोध हुआ। अगला था गुप्त संगठन। 19वां कारण है, गुप्त संगठन अमेरिका में बन गए। स्वतंत्रता पुत्र, स्वतंत्रता पुत्रियाँ, और इस तरह के अनेक नामों से गोपनीय संगठन जो जासूसी भी कर रहे थे, क्रांतिकारी संगठन के रूप में काम कर रहे थे, अमेरिकन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को सूचना पहुंचा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, और क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे। हथियार एकत्र करना और अपनी सेना की मदद करना, ये काम इन्होंने शुरू किया था। तो गुप्त संगठन की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। अमेरिका में स्थायी सेना का विवाद शुरू हुआ। मज़ेदार बात थी कि अमेरिका में स्थायी सेना थी नहीं। सेना आती थी इंग्लैंड से। यहाँ पर उनके पास बैरक भी नहीं थे। सैनिक रखे कहाँ जाएं? तो अंग्रेज लोगों का विचित्र तर्क था। उनका कहना था कि आप अमेरिकन लोगों की रक्षा के लिए हमने सेना भेजी है, इसलिए सेना आपके घरों में रहेगी।
अब आप थोड़ी सी कल्पना करके देखें कि कहीं से सैनिक आएँ, वो भी दूसरे देश के, और वो आ करके आपके घरों में आपके बाथरूम की यूज़ करें, आपके किचन को यूज़ करें, आपके किसी 2 कमरे 3 कमरे में अधिकार कर लें, कई बार इनको घर से भगा देते जाओ दूसरे घर में रखो, आपके घर पर कोई कब्जा कर ले। स्वाभाविक है इसका विरोध होगा। तो अमेरिका में स्थायी सैनिक रखा जाएगा क्योंकि लगातार अशांति हो रही है, और ये सैनिक कहाँ रखे जाएंगे? आपके घरों में, जब तक इनके लिए व्यवस्था नहीं होगी, और कोई व्यवस्था की भी नहीं जा रही थी। तो इस कारण से स्थायी सेना को लेकर के, सेना रखने को लेकर के विवाद हुआ। 21वां कारण था नौवाहन कानून। नए नौवाहन कानून बनाए गए। केवल ब्रिटिश जहाज़ों में ही अमेरिकन व्यापार कर सकते हैं। जहाज़ अंग्रेजी, जो अंग्रेज होगा वही चलाएगा, उसमें ब्रिटिश झंडा लगा होगा। इस तरह के तरह तरह के प्रतिबंध, और भी ये प्रतिबंध लगातार बढ़ाते गए, नियम और भी बढ़ाए गए। तो नौवाहन कानून बनाए गए। किसी भी बंदरगाह में उनकी चेकिंग हो सकती है, कोई भी विदेशी उसमें नहीं बैठ सकता। क्रू मेंबर जो होंगे उसमें जो रहेंगे वो कोई विदेशी नहीं होंगे, अमेरिकन होंगे तो भी उन पर पूरा नियंत्रण होगा। मुख्य चालक जो होगा वो अंग्रेज होगा, अंग्रेज अधिकारी उसमें ज़्यादा रहेंगे, उनकी संख्या भी निश्चित की गई। इस तरह से नया नौवाहन कानून बना, जिसका ज़बरदस्त विरोध अमेरिका में हुआ। और अंतिम कारण के रूप में देख सकते हैं गैस्पी का जलाया जाना। ये एक जहाज़ था। तात्कालिक कारण के रूप में देखा जाता है 1772 में चोर बाजारी या तस्करी को रोकने के लिए एक जहाज़ अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा गया। अमेरिकन लोगों ने घेर कर उसमें आग लगा दिया, और इसको सीधे सीधे टकराहट माना गया, और इसके बाद संघर्ष की स्थितियां शुरू हुई। अमेरिकन लोग भी संगठित हो गए थे। अब स्पष्ट हो गया था कि इनके साथ युद्ध लड़ना होगा, संघर्ष होगा। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 1774 में अमेरिकन नेताओं ने फिलाडेल्फिया में बुलाया। 1774 अमेरिकन लोगों ने संगठन स्थापित किया। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर सभी उपनिवेशों ने भाग लिया था। ये कहा गया इसमें कि उपनिवेशों को कानून बनाने का अधिकार है या प्राप्त होना चाहिए। कांग्रेस ने एक समझौता पत्र तैयार किया। न्यूयॉर्क और जॉर्जिया ने छोड़कर 11 उपनिवेशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 3 माह के अंदर तय किया गया, 3 माह के अंदर अंग्रेजी सामान का आयात पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर वेस्ट इंडीज सहित जितने ब्रिटिश बंदरगाह हैं उनको निर्यात बंद कर दिया जाएगा, और मैसाचुसेट्स राज्य के साथ कोई भी अन्याय अगर होता है तो सारे उपनिवेश मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। अब इस तरह से सशस्त्र संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई। लेक्सिंगटन का युद्ध हुआ। ब्रिटिश फौजों का मैसाचुसेट्स की राजधानी बोस्टन पर अधिकार हो गया, परंतु उपनिवेशों में अन्यत्र स्थानों में जनता युद्ध के लिए तैयार हो गई। गैज ने 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को मैसाचुसेट्स के नेताओं एडम्स और हेमकॉक को बंदी बनाने के लिए दल भेजा, किंतु जनता ने इसका विरोध किया और वो सफल नहीं हो पाया। लेक्सिंगटन नाम के स्थान पर उपनिवेश और आम जनता का संघर्ष हुआ, मुठभेड़ हो गई, क्योंकि अमेरिका के पास अपनी कोई सेना तो थी नहीं। बोस्टन को लगभग 20,000 जनता ने घेर लिया। अब बड़ी समस्या थी, युद्ध अगर हो तो आम जनता के साथ कैसे युद्ध हो। सभी सरकारें इससे बचने का प्रयास करती हैं। तो पहला प्रारंभिक संघर्ष हुआ था लेक्सिंगटन में। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस आयोजित किया गया 1775 में। 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस आमंत्रित की गई। कांग्रेस ने मैसाचुसेट्स की जनता के प्रति अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, पहले भी कर चुके थे। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेशों की सेना का प्रधान नियुक्त किया गया। अब मज़े की बात थी कि सेना क्या थी, इनके पास सेना तो थी ही नहीं। जॉर्ज वाशिंगटन के साथ उनके 1000 संख्या पर ध्यान देंगे, 1000 मात्र स्वयं सेवक थे। वो मूलतः सैनिक भी नहीं थे, स्वयं सेवक थे, सेवा करने वाले थे। वो थे 1000। तो 1000 की सेना, उनको सैनिक ट्रेनिंग एक तरीके से इन्होंने दिया, और जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति बनाया गया। सेना थी ही नहीं, लेकिन वो सेनापति बने क्योंकि आम जनता इनके साथ थी।
सभी 13 उपनिवेशों में क्रांतिकारी सरकारें गठित की गईं। उपनिवेशों की व्यवस्थापिकाओं में शाही गवर्नरों को इन लोगों ने हटाया, अंग्रेजों ने नहीं हटाया, इन्होंने उनको हटाने की घोषणा कर दी। इंग्लैंड की सरकार ने उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और परस्पर संघर्ष शुरू हुआ। बंकर हिल का युद्ध हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी सेनाओं ने बोस्टन की ओर प्रस्थान किया। बंकर हिल में अंग्रेज सेनाओं से अमेरिकी सेनाओं का युद्ध हुआ। बड़ी कठिनता से अंग्रेज इसमें विजयी हो पाए थे। अंग्रेज़ों के 1054 सैनिक मारे गए, जबकि अमेरिकन लोगों की मृत्यु की संख्या, सिपाही कहें या आम जनता के लोग थे, 441। तो ज़्यादा नुकसान अंग्रेज़ों को हुआ, बड़ी क्षति हुई और इससे अमेरिकन लोगों में आत्मविश्वास आ गया। बोस्टन पर वाशिंगटन ने आक्रमण कर कुछ समय के लिए यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इसके बाद अमेरिकन लोगों ने अपने अधिकारों की घोषणा कर दी। जनवरी 1776 में टॉमस पेन ने कॉमन सेंस नाम की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया। इसमें अभिव्यक्ति जो उसने की थी और अभिव्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के बारे में उसने किया था और ये बताया था कि उपनिवेशवासी स्वयं अपना शासन चला सकते हैं, वो इसके लिए सक्षम है। वर्जीनिया के प्रतिनिधि रिचर्ड हेनरी ली ने स्वाधीनता का प्रस्ताव तैयार किया, जिसका अनुमोदन जॉन एडम्स ने किया। हेनरी ली के सुझाव पर स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसके लिए 5 सदस्य नियुक्त किए गए थे। इस समिति में जेफरसन, फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रोजर शर्मन और रॉबर्ट लिंगस्टन थे। 4 जुलाई 1776 को इसकी घोषणा कर दी गई। तो फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र में कहा गया कि हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य को जन्म से एक समान हैं, सभी मनुष्य जन्म से एक समान हैं। सभी मनुष्यों को शिष्टा द्वारा कुछ अविच्छिन्न अधिकारों से विभूषित किया गया है, जिन्हें छीना नहीं जा सकता। ये अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज, और इसी के तहत इन्होंने अपने अधिकारों की घोषणा की। स्वतंत्रता युद्ध का प्रारंभ हुआ 1776 से 1783 तक ये संघर्ष चला था। पहला संघर्ष था, मुख्य संघर्ष जो हुआ, ब्रुकलिन का युद्ध कहलाता है। 1776 में गर्मियों में इंग्लैंड ने न्यूयॉर्क पर उत्तर और दक्षिण 2 ओर से आक्रमण करने का निश्चय किया। हडसन पर इंग्लैंड का कब्जा भी हो गया। ब्रिटिश सेनापतियों ने ब्रुकलिन के युद्ध में अमेरिकन सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। वाशिंगटन को न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह से पहला संघर्ष हुआ। अमेरिकन इसमें सफल होते हुए दिखे। फिर ब्रांडीबाइन और साराटोगा के युद्ध हुए सितंबर 1777 में। ब्रिटिश सेनाओं ने फिलाडेल्फिया पर आक्रमण किया। ब्रांडीबाइन के युद्ध में दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ, परंतु वाशिंगटन को फिर से लौटना पड़ा और ये किनी के युद्ध में ब्रिटिश सेनाएं पराजित हुईं। वाशिंगटन को सफलता मिली। साराटोगा के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति बुरगोयन को 17 अक्टूबर 1777 को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अमेरिकन अब जीतने लगे। साराटोगा की अमेरिकी विजय का निर्णायक प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश संसद में इस पर खूब चर्चा हुई। अब एक तरह से इन्होंने समझ लिया कि अब वहाँ पर अधिकार करना मुश्किल है, इसलिए स्वाधीनता को छोड़कर बाकी सब चीज़ स्वीकार करने को ब्रिटिश संसद तैयार हो गई थी। राजा भी तैयार हो गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अमेरिकन लोगों ने मना कर दिया। 6 फरवरी 1778 को फ्रांस और अमेरिकन लोगों के बीच संधि हो गई। अमेरिकन लोग ये समझ चुके थे कि अपने दम पर अंग्रेज़ों को पराजित करना संभव नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी कोई सेना, प्रशिक्षित सेना नहीं है, कोई तंत्र इनके पास नहीं था, केवल लोग थे, आम जनता के सहयोग से संघर्ष करते रहे थे। इस कारण से फ्रांस से समझौता हुआ। फ्रांस ने 6000 की सेना भेजी। स्पेन और हॉलैंड ने भी युद्ध में सहायता शुरू की और इसके बाद संघर्ष फिर शुरू हुआ। किंतु लगातार संघर्ष के बाद भी यह स्पष्ट होने लगा था कि पूरी तरह से अभी भी अंग्रेज़ों को पराजित नहीं किया जा सक रहा है। इसके बाद अमेरिका के लोगों ने पुनः फ्रांस से समझौता किया, संपर्क किया। रोजमब्यू के नेतृत्व में 5000 सैनिक और एक फ्रांसीसी युद्धपोत अमेरिकी लोगों की सहायता के लिए भेज दी गई और इससे उत्साहित होकर जॉर्ज वाशिंगटन ने 19 अक्टूबर 1781 को ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस को यॉर्क टाउन के युद्ध में निर्णायक पराजय दे दी और इस तरह से
1783 में। इसके बाद वारसाई की संधि हुई और अमेरिका एक स्वाधीन देश घोषित हुआ। वारसाई की शांति संधि 1783, इसकी प्रमुख बातें देख लेते हैं। वारसाई की संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार से थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता को इंग्लैंड की सरकार ने मान लिया। मिसिसिपी नदी और झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा होगी, ये तय किया गया। अंग्रेजों ने मिनार्का द्वीप तथा फ्लोरिडा स्पेन को दे दिया, स्पेन का भी सहयोग था इसलिए। टोबैगो, सेनेगल, सेंट लूसिया और भारतवर्ष में इंग्लैंड द्वारा फ्रांस के जिन क्षेत्रों को अधिकृत कर लिया गया था उसको वापस किया गया। युद्ध के दौरान जो अधिकृत किया था फ्रांस को वापस किया। अंग्रेजों के पास उत्तरी अमेरिका में कनाडा और न्यू फाउंडलैंड के साथ नोवा स्कोशिया रहा। तो इस तरह से वारसाई की संधि 1783 के द्वारा अमेरिका एक स्वाधीन देश घोषित हुआ। अंग्रेज़ों से ही, अपने ही देश के मूल निवासियों से, यहाँ जो रह रहे थे ये प्रवासी थे, एक तरह से इंग्लैंड से आए थे, तो अंग्रेज़ों से ही अंग्रेज़ों को अमेरिका के रूप में मुक्ति मिली और अमेरिका तेज़ी के साथ प्रजातंत्र की ओर अग्रसर हुआ। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हुई। यद्यपि यहाँ पर दास प्रथा की बुराई रही थी, उसको लेकर ज़बरदस्त गृह युद्ध अमेरिका में हुआ और उस दास प्रथा की समाप्ति के बाद तीव्रता के साथ अमेरिकन्स ने अपनी उन्नति की और आज अमेरिका की स्थिति आप देख सकते हैं। 13 उपनिवेश मिलकर एक देश बने, उनकी सीमा निर्धारित हुई और अमेरिका आज एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित है।